इंट्रोडक्शन। इतने सारे अमेरिकन्स को पैसा बचाने और इन्वेस्ट करने से क्यों डर लगता है? सच ये है कि ये बहुत सिंपल है। बस आपको एक प्लान बनाना है जिसमें आपको कम से कम काम करना पड़े। मतलब क्रेडिट कार्ड्स और रिटायरमेंट फंड्स का चस्का लगाना, अपना पैसा ऑटोमेट करना और धीरे धीरे और चतुर तरीके से इन्वेस्ट करना। आई विल टीच यू टू बी रिच ये करता है जो इसका नाम कहता है। इसमें इन्वेस्ट करने के बेसिक्स को सीधे साधे तरीके से समझाया गया है और वो इन्वेस्टमेंट टिप्स बताए गए हैं जो हर किसी को स्कूल में सीखना चाहिए था। इस वीडियो में तुम सीखोगे अपनी इनकम का 20% बिना किसी गिल्ट के कैसे उड़ाओ बिना अपने सेविंग्स को नुकसान पहुंचाए। 401 के और रॉथ IRA रिटायरमेंट फंड्स में क्या अंतर है और कैसे एक बिल्कुल हैंड्स फ्री इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स सिस्टम सेटअप करो। Lesson: Don't blame others for your financial problems. Blame yourself. शायद आपको कभी न कभी पैसा बचाने के लिए गिल्टी फील हुआ हो, या शायद आप सोचते हो कि अब शुरू करना लेट हो गया है। ऐसे सोचना बंद करो। अब बहाने बनाने का टाइम खत्म। सबसे पहली बात जो आपको जाननी चाहिए है कि आपको मीडिया की बकवास से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। फाइनेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी है और वो आपको डरा सकती है, और उसमें से बहुत सारी जानकारी बोरिंग और बेकार है। जैसे आपको लाटेस पीने कम करना चाहिए, जो कि एक यंग अडल्ट की असली जिंदगी को नजरअंदाज करता है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस के मामले में यंग लोगों को मीडिया और दूसरों को ब्लेम करने का रीजन है जो उन्हें अच्छे से सिखाया नहीं। लेकिन किसी का भी सेविंग्स आउटकम बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो अपनी चॉइसेस के लिए जिम्मेदार बने। ऐसे कॉमन बहाने जैसे कि हमारी एजुकेशन सिस्टम मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाती, बिल्कुल गलत हैं। बहुत सारे कॉलेजेस फाइनेंस के क्लासेस देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उन्हें अटेंड नहीं करते। पैसा खोने का डर एक और पॉपुलर बहाना है कुछ भी न करने का। लेकिन ये तो बेहतर है कि जब आप यंग हो तब पैसा खो, क्योंकि आपके पास इतना कुछ नहीं होता। फिर जब आपके पास बाद में ज्यादा हो, आपको समझ आएगा कि उसे कैसे रखना है। याद रखना, पैसा आपके अकाउंट से भी निकलता है जब आप उसे बैंक्स में पड़ा रहने देते हो। एक और बहाना है कि हर महीने $100 अलग रखने की औकात नहीं है। असल में अमाउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रोज $1 बचाना भी टाइम के साथ बढ़ता है। हम सबको 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस याद है, जब बहुत सारे लोग बेवकूफी से अपना पैसा मार्केट से निकाल लिया। इनमें से बहुत सारे लोगों का कोई डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं था और वो हाई पी बाय और लो पी सेल करते थे। एक बड़ा गलती। सरकार और बैंक्स को ब्लेम करना आसान था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने एक भी पर्सनल फाइनेंस की किताब नहीं उठाई अपने आप को एजुकेट करने के लिए। हमें अपनी प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार बनना है और उन्हें सॉल्व करना है। अब जब आपको ये पता है तो आप अमीर कैसे बनते हो। Lesson: Use your credit cards smartly. आपके क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करना पैसा बचाने और अमीर बनने की तरफ आपका पहला कदम है। हमारे सबसे बड़े खर्चे अक्सर क्रेडिट पर होते हैं, और जिन लोगों का क्रेडिट अच्छा होता है वो बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। क्रेडिट लोन, मॉर्टगेज और क्रेडिट कार्ड के रूप में आता है, और ये आपको बड़ी खरीदारी करने में मदद करता है जब आपके पास उसके लिए पैसा नहीं होता। क्रेडिट की दो मुख्य बातों का ध्यान रखना। क्रेडिट रिपोर्ट, जो आपकी क्रेडिट गतिविधि का रिकॉर्ड रखती है और लेंडर्स को इससे जुड़ी जानकारी देती है, और क्रेडिट स्कोर, एक नंबर जो 300 से 850 के बीच होता है और लेंडर्स को आपका क्रेडिट रिस्क बताता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप लेंडर्स के लिए आकर्षक हो जाते हैं, मतलब वो आपको बेहतर लोन इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं। इसका और भी फायदा यह है कि अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको ब्याज में लाखों रुपए बचा सकता है। उदाहरण के लिए 2009 में यूएसए में वार्षिक ब्याज दर, एनुअल परसेंटेज रेट, ये दिखाती थी कि अच्छे क्रेडिट स्कोर 750, 850 वाले को 30 साल में $200,000 का मॉर्टगेज करने पर $359,867 ब्याज सहित देना पड़ता है। बुरे क्रेडिट स्कोर 620, 639 वाले को $430,427 देना पड़ता है, मतलब $70,000 ज्यादा। सबसे जरूरी क्रेडिट वाहन है क्रेडिट कार्ड। यहां कुछ स्मार्ट टिप्स हैं क्रेडिट हैंडलिंग के लिए। अपना कर्ज खत्म करो, खर्चे कम करो और चुका दो। समय पर कर्ज भुगतान आपके क्रेडिट स्कोर का 35% बनाते हैं, तो ऑटोमेटिक क्रेडिट कार्ड पेमेंट सेट करके आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप कभी भी पेमेंट ना छोड़ें। फिर आपको अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी से संपर्क करना चाहिए और उन्हें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो आपके वार्षिक शुल्क, एनुअल फीस और सर्विस चार्ज माफ कर दें और आपका वार्षिक ब्याज दर कम कर दें।
हैरानी की बात है कि कई सारी कंपनियां इसके लिए तैयार हो जाती हैं। याद रखना कि क्रेडिट कार्ड कंपनियों से आपको जो सबसे अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं, उन्हें खोजें। लेखक के क्रेडिट कार्ड कंसीयर्ज ने उन्हें एलए फिलहार्मोनिक के टिकट भी दिलवाए जब वो खत्म हो गए थे। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपके क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करने और पैसा बचाने में मदद करेंगी। Lesson: Choose bank smartly. जीरो फीस और हाई इंटरेस्ट रेट्स तो मुमकिन ही नहीं है ना? गलत। ऑनलाइन बैंक अक्सर सबसे अच्छे इंटरेस्ट रेट्स देते हैं। उनके खर्चे बहुत कम होते हैं और उन्हें ब्रांचेज या मार्केटिंग पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। इसलिए उनका कस्टमर सर्विस बेहतर होता है और वो ट्रेडिशनल बैंक से कम प्रॉफिट मार्जिन्स हैंडल कर सकते हैं। वो कन्वेंशनल बैंक से 6 से 10 गुना ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स भी देते हैं। मान लो तुमने $25,000 बचा लिए। ये तुम्हें एक साल में ऑनलाइन बैंक में 3% इंटरेस्ट रेट पर $750 दे देंगे। इससे कंपेयर करो रेगुलर बैंक के 0.5% रेट से और तुम्हें सिर्फ $125 ही मिलेंगे। अब सोचो, तुमने $50,000 बचा लिए। तुम्हें ऑनलाइन बैंक से $1,500 और रेगुलर बैंक से सिर्फ $250 ही मिलेंगे। अब सबसे अच्छे बैंक अकाउंट्स लो। कम से कम एक चेकिंग अकाउंट और एक सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए। तुम्हें चेकिंग अकाउंट्स फ्रीक्वेंट विड्रॉल के लिए और सेविंग्स अकाउंट्स वेकेशंस या स्पेशल इवेंट्स जैसे गोल्स के लिए चाहिए। यहां तुम्हारे पास कुछ चॉइस हैं। अपना चेकिंग और सेविंग्स अकाउंट सेम बैंक में रख लो, लेजी ओन ऑप्शन। अपना चेकिंग अकाउंट लोकल बैंक में और सेविंग्स अकाउंट ऑनलाइन बैंक में रख लो, नॉर्मल चॉइस। या फिर कई चेकिंग और सेविंग्स अकाउंट्स रख लो, जो उनके लिए बेस्ट चॉइस है, जो एफर्ट से नहीं डरते और अपने अकाउंट्स को अलग अलग गोल्स के लिए ओन ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। या फिर तुम अपने चेकिंग अकाउंट में 1.5 महीने का लिविंग एक्सपेंस रख सकते हो और बाकी सबको सेविंग्स अकाउंट में। अगर कई अकाउंट्स रखना तुम्हें ज्यादा लगता है तो बस एक नो फीस चेकिंग अकाउंट लोकल बैंक में और एक हाई इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट ऑनलाइन बैंक में रख लो। मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपकी बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसा बचाने में मदद करेंगी। Lesson: Start early even if you have less. अपने पैसे गिनना और बचत खाते में थोड़ा सा रखना अच्छा है, लेकिन यह आपको ज्यादा आगे नहीं ले जाएगा। अपने पैसे को आपके लिए काम करने के लिए आपको निवेश करना चाहिए। 401k रिटायरमेंट फंड। एक 401k रिटायरमेंट फंड खोलना, जो कि यूएसए में बहुत सारी कंपनियां अपने कर्मचारियों को देती हैं, शुरू करने का अच्छा तरीका है। इसे सेट अप करने के लिए आपको बस अपने पेचेक का एक हिस्सा अपने नियोक्ता से अपने 401k में भेजने के लिए अधिकृत करना है। फिर आप आराम से बैठो और अपने पैसे को बढ़ते देखो। एक 401k रखने के कुछ फायदे हैं, जैसे कर लाभ, क्योंकि आप लंबी अवधि के निवेश के लिए मान गए हैं। अपने नियोक्ताओं से पैसे, अगर वे आपके 401k योगदान को मैच करते हैं। यह एक ऐसा निवेश है जो कम मेहनत मांगता है। रोथ IRA। अपने 401k के बाद आपको एक रोथ IRA खोलना चाहिए, जो कि एक और तरह का रिटायरमेंट खाता है। 401k के विपरीत रोथ IRA आपके अपने पैसे से बनता है। यह दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि हर किसी को दोनों 401k और रोथ IRA होना चाहिए, क्योंकि रोथ IRA 401k के मुकाबले आपको जो चाहो उसमें निवेश करने देता है, जैसे कि व्यक्तिगत स्टॉक और इंडेक्स फंड, और जबकि 401k प्री टैक्स डॉलर का उपयोग करता है और आपको टैक्स देना पड़ता है जब आप रिटायरमेंट में पैसे निकालते हैं। रोथ IRA आफ्टर टैक्स डॉलर का उपयोग करता है, तो आपको अपनी ब्याज अर्जित पर और रिटायरमेंट में धन निकालते समय टैक्स नहीं देना पड़ता। तो आपका IRA कैसे शुरू करें? एक छात्र को $1,000 बचाने में मुश्किल हो रही थी रोथ IRA खाता खोलने के लिए, तो उसने एक प्रबंधन फर्म टी रो प्राइस चुना, जो कि एक खाता प्रदान करता था जिसमें कोई न्यूनतम प्रारंभिक राशि नहीं थी, और उसने हर महीने $50 योगदान करने का विकल्प चुना। हर महीने $50 देने में उससे आसानी हुई और यह राशि भी एक अच्छी शुरुआत है। Lesson: Watch your spendings. याद है तुम्हें आखिरी बार कुछ खरीदने पे गिल्टी फील हुआ था, लेकिन फिर भी खरीद लिया था? अगली बार तुम्हें समझ में आएगा जब तुम कॉन्शियस स्पेंडिंग सीखोगी। कॉन्शियस स्पेंडिंग का मतलब है कि तुम अपना पैसा उन चीजों पे कम खर्च करो जो तुम्हारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, और ज्यादा खर्च करो उन चीजों पे जो तुम्हें सच में पसंद हैं। बस तुम्हें एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान अपनाना है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली सेव और इन्वेस्ट करो, और बाकी का पैसा जो चाहो उस पे खर्च करो, बिना किसी गिल्ट के।
तुम अपना पैसा अलग अलग चीजों पे इस परसेंटेज में खर्च कर सकते हो। 60% फिक्स्ड कॉस्ट्स पे, रेंट, यूटिलिटीज, डेट। 10% इन्वेस्टमेंट्स पे, 401k, रॉथ IRA। 10% सेविंग्स पे, वेकेशंस, गिफ्ट्स, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। 20% गिल्ट फ्री स्पेंडिंग पे। कॉन्शियस स्पेंडिंग का मतलब है कि तुम अपने लिए इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में सोचो। जैसे लेखक का दोस्त जिम जब उसे इंक्रीमेंट मिला तो वो एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। क्यों? उसके लिए लिविंग स्पेस उतना मायने नहीं रखता था, लेकिन उसे कैंपिंग करना बहुत पसंद था, तो वो अपना पैसा उस पे लगाता था। अब अपनी स्पेंडिंग एडजस्ट करना सीखो। तुम दी एनवेलोप सिस्टम ट्राई कर सकते हो, जिसमें तुम डिसाइड करते हो कि तुम ऊपर वाले 4 एरियाज पे कितना पैसा खर्च करना चाहते हो और उस पैसा को एनवेलोप्स में डालते हो। तो जब वो खाली हो जाते हैं तो उस महीने में और कोई खर्चा नहीं। एनवेलोप्स शायद सिंबॉलिक भी हो सकते हैं। लेखक की दोस्त ने एक बैंक अकाउंट खोल लिया जिसमें एक डेबिट कार्ड था जो एनवेलोप की तरह काम करता था। हर महीने वो उस कार्ड पे सोशलाइजिंग के लिए पैसा लोड करती थी और जब पैसा खत्म हो जाता था तो वो बाहर नहीं जाती। एक एक्सट्रीम बिहेवियर से दूसरे में आना टाइम लगता है, तो अपनी स्पेंडिंग को थोड़ा सा बदलो। जैसे अगर तुम पहले $500 अ वीक खर्च करते थे तो अब $495 बचाने की कोशिश न करो। 1 या 2 BDDDA प्रॉब्लम एरियाज चुनो और उन पे काम करो, न कि कई एरियाज से 5% काटने की कोशिश करो। लेसन: ऑटोमेट योर बिल पेमेंट्स। बिल भरने में परेशानी और दिमाग खराब होता है। अगर आपको मनी मैनेजमेंट से नफरत है तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाओ जो आपके लिए यह काम करे। पिछले ब्लिंक से कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान ले लो और अपने बैंक और अपने टूल्स का इस्तेमाल करके उसे ऑटोमेट कर दो। सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करें और ऑटोमेटिक ट्रांसफर और पेमेंट सेट अप करें। उदाहरण के लिए फिक्स्ड कॉस्ट के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट सेट अप करें और अपने चेकिंग अकाउंट से अपने रोथ IRA में विथड्रॉल्स ऑटोमेट करें। यह हो जाने के बाद बाकी का पैसा खर्च करने के लिए यूज करें और मिड मंथ कैलेंडर रिमाइंडर सेट करें जो आपको बताएं कि आप अपने स्पेंडिंग गोल्स से ज्यादा तो नहीं खर्च कर रहे हैं। एक अच्छा आइडिया यह भी है कि आपके चेकिंग अकाउंट में $1000 का रिजर्व रखें। अगर आपकी स्पेंडिंग प्लान के हिसाब से जा रही है तो बढ़िया, अगर नहीं तो अगले 15 दिनों में ट्रैक पर आ जाएं। एक और एक्सीलेंट आइडिया यह है कि आप ऑटोमेटिक मनी फ्लो इंप्लीमेंट करें, अपने सारे अकाउंट्स को कनेक्ट करके और ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स क्रिएट करके। ट्रांसफर्स को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। आपका पे चेक आपके 401k और चेकिंग अकाउंट फंड करेगा और आपका चेकिंग अकाउंट आपका रॉथ IRA, सेविंग्स अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, फिक्स्ड कॉस्ट्स जहां आप क्रेडिट कार्ड यूज नहीं कर सकते जैसे रेंट, और थोड़ा ऐसे ही स्पेंडिंग मनी फंड करेगा। आपका क्रेडिट कार्ड दूसरे फिक्स्ड कॉस्ट्स और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग फाइनेंस करेगा। लेकिन आप अपने सारे अकाउंट्स को एग्जैक्टली कैसे लिंक कर सकते हैं? बस सारे ट्रांसफर्स और पेमेंट्स को ऑटोमेट कर दो। मान लो आपको महीने का पहला दिन पैसा मिलता है। दूसरे दिन अपने पेचेक का एक हिस्सा अपने 401k में भेजो और जो बचता है उसे अपने चेकिंग अकाउंट में। 5वें दिन अपने चेकिंग अकाउंट से अपने सेविंग्स अकाउंट और रोथ IRA में पैसा ट्रांसफर करें। 7वें दिन अपने बिल्स और क्रेडिट कार्ड का हिसाब चुका दें। यह सिस्टम आपको अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज करने और अपनी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपको अपनी स्पेंडिंग प्लान को ऑटोमेट करने में मदद कर सकती हैं। अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स को ऑनलाइन एक्सेस के लिए साइन अप करें। अपने बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनी से कांटेक्ट करें और ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स और पेमेंट्स सेट अप करें। अपने बिल्स के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट्स सेट अप करें। अपने स्पेंडिंग गोल्स को ट्रैक करने के लिए एक बजटिंग ऐप या टूल का इस्तेमाल करें। अपनी स्पेंडिंग प्लान को ऑटोमेट करने में थोड़ा समय और एफर्ट लगेगा, लेकिन यह लॉन्ग रन में आपको समय और पैसा बचाएगा। लेसन: डोंट लिसन द एक्सपर्ट्स फॉर इन्वेस्टमेंट। एक्सपर्ट्स हमेशा स्टॉक्स चुनने के बारे में बकवास करते रहते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। एक्सपर्ट्स पर भरोसा मत करो। उनमें से कोई भी कंसिस्टेंटली ये नहीं बता सकता कि फंड्स या स्टॉक्स मार्केट में टाइम के साथ कैसे परफॉर्म करेंगे। फ्रेडरिक ब्रोशे के 2001 के स्टडी की तरह, जिसमें पता चला कि वाइन एक्सपर्ट्स वाइन में फर्क नहीं कर पाते थे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पर भी हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता। यह इसलिए है कि वो फ्यूचर नहीं देख सकते। असल में चाहे वो जो भी बोलें, एक्सपर्ट्स अक्सर गलत होते हैं। द स्मार्टेस्ट इन्वेस्टमेंट बुक यूल एवर रीड के लेखक डैनियल सॉलिन ने कुछ रिसर्च बताई थी, जिसमें यह निकला
कि 50 एडवाइजरी फर्म्स में से 47 लगातार इन्वेस्टर्स को उन कंपनियों के शेयर्स पर सलाह देते रहे जिनकी बैंक्रप्सी फाइल की थी। इसलिए एक्सपर्टाइज को छोड़ो और इन्वेस्ट करने का सबसे सिंपल रास्ता अपनाओ। एक इन्वेस्टमेंट पिरामिड का तसव्वुर करो जिसमें हर कैटेगरी में एक एसेट क्लास है, मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश बेस पर हैं, इंडेक्स और म्यूचुअल फंड्स बीच में हैं और लाइफ साइकिल फंड्स ऊपर हैं। इन इन्वेस्टमेंट्स में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है जब तुम पिरामिड के नीचे जाते हो, तो सबसे सिंपल तरीका है ऑटोमेटिक लाइफ साइकिल फंड्स के जरिए, जो कि एज बेस्ड फंड्स भी कहलाते हैं। पिरामिड के कौन से एस्पेक्ट्स में तुम इन्वेस्ट करते हो वो तुम्हारी उम्र पर डिपेंड करता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम 25 साल के हो तो वैनगार्ड टारगेट रिटायरमेंट 2050 तुम्हें 90% स्टॉक्स और 10% बॉन्ड्स देता है। लेकिन अगर तुम 55 साल के हो तो वो सिर्फ 63% स्टॉक्स और 37% बॉन्ड्स देता है। जैसा कि तुम देख सकते हो, तुम्हारे 20s में तुम्हारे एसेट्स में ज्यादा स्टॉक्स होते हैं। यह इसलिए है कि तुम इस उम्र में रिस्क ले सकते हो। जब तुम बड़े होते हो तो बैलेंस उस हिसाब से बदलता है और लाइफ साइकिल फंड्स तुम्हारे काम को आसान करते हैं, तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके। लाइफ साइकिल फंड्स की अच्छी बात यह है कि तुम्हें सिर्फ एक फंड रखना पीडीडी रहता है। फिर तुम्हें बस यह डिसाइड करना है कि तुम फंड के इन्वेस्टमेंट को कहाँ लगाते हो, जैसे 401k या रॉथ IRA में। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपको लाइफ साइकिल फंड्स के साथ शुरुआत करने में मदद कर सकती हैं। अपनी उम्र और रिस्क टॉलरेंस के लिए सही फंड चुनें। अपने फंड में रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस करें। अपने फंड की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें। जरूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट्स करें। लाइफ साइकिल फंड्स एक शानदार तरीका है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का, खासकर अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं। Final thoughts. इस किताब का मेरा संदेश यह है, पैसा समझदारी से बचाना और इन्वेस्ट करना सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम नहीं है और न ही यह सरदर्द है। अपनी पर्सनल फाइनेंस को सिंपल बनाओ। नो फी अकाउंट्स सेट अप करके, सेविंग्स और बिल पेमेंट्स को ऑटोमेट करके और थोड़ा सा इन्वेस्ट करके। इससे आपको पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी और आप आराम से बैठकर अपने फंड्स को बढ़ते देख सकते हैं। कुछ काम के टिप्स। अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स पर स्मार्ट बनो। अगली बार जब आपको कोई अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गिफ्ट या बोनस मिले, जैसे पेराइज, उसका 50% बचा लो और बाकी का जो चाहो उस पर खर्च करो। इससे आपको ज्यादा खर्च करने की आदत नहीं लगेगी। लोगों को तुम्हारा पैसा बचाने और खर्च करने का तरीका मत बताने दो। तुम्हें सारी सही या मान्यता प्राप्त चीजों पर कंजूसी और बचत करने की जरूरत नहीं है। बजाय इसके, तुम्हारे लिए जो चीज सच में इंपॉर्टेंट है उस पर फालतू या बचत करो। जैसे अगर तुम्हें लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स का कलेक्शन रखना डाइनिंग आउट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो डाइनिंग पर कंजूसी करो और शूज पर खर्च करो। आगे पढ़ने के लिए सुझाव। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बाय टी हार्व एकर। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बताता है कि लोग अपने पैसों से रिश्ते में कैसे रिजिड एटीट्यूड्स और बिहेवियरल पैटर्न्स अनकॉन्शियसली डेवलप करते हैं, जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा है और जो उनकी फ्यूचर वेल्थ निर्धारित करेंगे। यह किताब उन्हीं की गाइडिंग प्रिंसिपल्स और थॉट पैटर्न्स को प्रस्तुत करता है जिन पर मिलियनेयर्स जीते हैं और जो कोई भी अमीर बनना चाहता है उनको अपनाना चाहिए। यहाँ कुछ और टिप्स हैं जो आपको अपनी पर्सनल फाइनेंस को सिंपल बनाने में मदद कर सकती हैं। अपने खर्चों को ट्रैक करें। अपने लिए एक बजट बनाएं। अपने गोल्स के लिए सेविंग्स शुरू करें। अपने डेब्ट को कम करें। अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान करें। पैसा समझदारी से मैनेज करना एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन यह एक रिवॉर्डिंग प्रोसेस भी है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने की राह पर होंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नए वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।